नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले लगभग 72 घंटे में 3 बहुत महत्वपूर्ण बयान आए हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उन्होंने इस तरफ संकेत किया कि बहुत आए बहुत चले गए, और जो आए और चले गए वो इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए, लेकिन भारत और श्री सोमनाथ मंदिर आज भी उसी धर्म ध्वजा को थामे विराट रूप से खड़ा है। दूसरा बयान आता है अजीत डोभाल जी की तरफ से कि भैया हमें बदला तो लेना पड़ेगा, रिवेंज लेना पड़ेगा। अगर अपने दुश्मन का मोराल तोड़ना है और अपने राष्ट्र चरित्र को और मजबूत करना है तो भैया बदला तो बनता है, और उस बदले के लिए, उस रिवेंज के लिए या कहीं उस युद्ध के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। और तीसरा बयान आया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जी का, जो जीओसी है वेस्टर्न कमांड, कि अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध निश्चित है, प्रोलॉन्ग्ड युद्ध हो सकता है, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो पूंछ सीधी नहीं होने वाली है। देखिए, जिस तरीके से भारत को दोनों फ्लैंक पर उलझाने का प्रयास है, आज दोनों की ही बात करूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत का जो पेशेंस है उसको टेस्ट कर रहा है, क्या खुद कर रहा है या किसी और के कहने पे कर रहा है, और वापस से जम्मू के अंदर जो उसने किया वो किस चीज का संकेत है। दूसरा, भारत का एक पोर्ट किस तरीके से एक वॉर जोन में तब्दील हो गया है। भारत के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण एक आर्टरी हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया में एंट्री के लिए, जो वो पोर्ट है, किस तरीके से अमेरिकन बैक्ड मिलिशिया उसे एक वॉर जोन में तब्दील करना चाहती है। यानी कि अगर सीधे हाथ से कुछ नहीं हो रहा तो आर्म ट्विस्ट करना चाह रही है भारत की। और दो बेहतर खबरें ये हैं, भारत ने किस तरीके से लगभग 1038 किलोमीटर की जो भूमि है वो वापस से रीगेन करी है, और 5100 किलोमीटर से ऊपर की जो भूमि है चाइना से, उसको रीगेन करने के लिए बात अपनी सामने रख दी है। तो तीनों टॉपिक पे बात होगी। पहले बात चाइना की। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था CNN न्यूज 18 पे, लेफ्टिनेंट जनरल हितेश बल्ला, तो उनसे जब पत्रकार ने पूछा कि भैया जो ये क्लेम किया जाता है राहुल गांधी की तरफ से, सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से, कि भारत की बहुत सारी भूमि तो ऐसी है जो चाइना ने पोस्ट गलवान कैप्चर कर ली है, तो उसको बहुत बेहतर तरीके से, जिस तरीके से समझाया, जो पूरा का पूरा एजेंडा था राहुल गांधी का और इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम का, वो औंधे मुंह गिर गया। उनकी तरफ से स्पष्ट किया जाता है कि भैया देखिए 2020 में निश्चित तौर पर एक एस्केलेशन हुआ था दोनों तरफ से। पहले गालवान के बराबर में एक मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर चाइना जिस तरीके से गालवान के अंदर घुसता है, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर घुसता है, उसका भारत बहुत बेहतर तरीके से जवाब देता है। उसके बाद जब भारत कैलाश रेंजेस पे चढ़ जाता है तो चाइना को समझ आ गया भैया हम नीचे हैं, भारत ऊपर है। भारत ने वहां पे ले जाकर टैंक भी उतार दिए, मरीन कमांडोज भी उतार दिए, मेरा डिप्लॉयमेंट भी कर दिया। तो लॉन्ग टर्म जो कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट होने लगता है, और ज्यादातर डिसएंगेजमेंट 2020 से 2022 के बीच में हो जाता है। लेकिन फिर भी दो ऐसे पॉइंट रह जाते हैं, डेप्सोंग और डेमचौक, जहां पर वो डिसएंगेजमेंट उस लेवल पर नहीं होता। और चाइना की तरफ से जिस तरीके से कोर्सिव डिप्लोमेसी की जाती है, चीजों को लटकाया जाता है, खींचा जाता है, वो एक समय लेता है बहुत लंबा, और चाइना ये पूरा प्रयास करता है कि किसी भी तरीके से ये डिसएंगेजमेंट ना हो। लेकिन भारत की तरफ से देखिए, चाइना को सिर्फ एक बात समझ आती है, सिर्फ एक भाषा, ताकत की। अगर आप उनके सामने घुटने टेकेंगे तो वो ना आपकी रिस्पेक्ट करेंगे ना आपकी बात मानेंगे। आप उन्हीं के भाषा में उन्हीं को जवाब दो, उसी माइंड के साथ जवाब दो, वो आपकी इज्जत भी करेंगे और वो आपकी बात सुनेंगे भी। और भारत ने वही किया, भारत पीछे नहीं हटा। करो तुम कोर कमांडर लेवल की मीटिंग है, कितनी करनी है, खींचना चाहते हो ना, भारत ने कहा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हितेश बल्ला जी है उन्होंने बताया कि पॉलिटिकली, मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली बहुत लंबा खेल था, ये खुद इन्वॉल्व थे उस टॉक के अंदर, और 21 अक्टूबर 2024 को जाकर कहीं वो टॉक समाप्त हुई और वो डिसएंगेजमेंट फिर वहां से होना शुरू हुआ। तो भारत में जो डेप्सोंग इलाका है, ऊपर आप देखेंगे जो ये लाल सा पॉइंट बना हुआ है, ये डेप्सोंग है, ईस्टर्न डेप्सोंग। यहां से लेकर नीचे चांगथांग, जो ये काला डॉट है, और नीचे जो पूंछ सी निकली हुई है डेमचौक, यहां तक लगभग भारत ने 1038 किलोमीटर से ज्यादा की जगह वापस से रिक्लेम की है।
जिसमें लगभग 982 किलोमीटर जो डेप्सोंग वाला इलाका है, जो उत्तरी आपको दिख रहा है, और चांगथांग तक का लगभग इतने स्क्वायर किलोमीटर, इसमें भारत और चाइनीज अब ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं, जहां पोस्ट 2020 हम नहीं जा पा रहे थे। पहले जा पाते थे, लेकिन वो एंगेजमेंट इस तरीके से हुआ, इस तरीके से एस्केलेशन हुआ कि बहुत चीजें एक तरीके से कह सकते हैं ऑफ द रूट चली गई। उसके बाद भारत ने उस डिसएंगेजमेंट को करते हुए लगभग 942 किलोमीटर इस जगह और लगभग 56 किलोमीटर डेमचौक में वापस से वो जॉइंट पेट्रोलिंग के जो राइट्स हैं वो हासिल किए। और अब भारत जो पोस्ट 2020 था उससे ना तक वहां तक, बल्कि उससे थोड़ा आगे तक भी अब चाइना के साथ जॉइंट पेट्रोलिंग करता है। और चाइना को ये मजबूर किया कि भैया ऐसा नहीं है कि तुम एस्केलेशन कर दोगे, इतने ट्रूप्स दिया होगे, ये कर दोगे, वो नहीं चलेगा। और तुम सोच रहे हो कि हम 10 साल 20 साल खींचेंगे, हम उसके लिए भी तैयार है भैया। तुम जो वो पेशेंस लेवल है, तुम दूसरों का टेस्ट कर लो जाकर, अमेरिका का करो, रशिया का करो, जापान का करो, हो सकता है वो एक तरीके से आपके सामने टूट जाए। लेकिन भारत और आज का भारत का आप पेशेंस चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी लगे हुए हैं, तुम भी लगे रहो, पीछे नहीं हटेंगे। चाइना को उम्मीद नहीं थी कि उन हाइट्स पर हम अपनी टैंक पहुंचा देंगे, हेलीकॉप्टर में से टैंक बांधे और हमने वहां पहुंचा दी उन हाइट्स पर, और इससे पहले कोई आर्मी नहीं कर पाई। मरीन कमांडोज, होवरक्राफ्ट्स वहां पहुंचे हुए थे पेंगोंग सो लेक और उस इलाके में। चाइना उस जिस तरह का रिस्पांस भारत से आया उसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, और शायद इसीलिए भारत ना ही सिर्फ यहां पे पेट्रोलिंग राइट्स अपने सिक्योर कर रहा है, लगभग 1038 किलोमीटर, लगभग 1000 किलोमीटर से ऊपर का इलाका है, साथ ही जो ग्रेजिंग राइट्स हैं, यानी अब हमारे चरवाहे भी वहां तक जा सकते हैं। आपको लगता है कि भाई घास ही तो है, चरवाहे जा रहे हैं क्या? नहीं, एक तरीके से क्लेम को पुख्ता करता है कि भैया तुम इसे क्लेम कर रहे हो, ये हमारी भी भूमि है, हम क्लेम नहीं छोड़ रहे। चाइना यही करता है ना कि धीरे से पहले 10 चरवाहे भेज दिए, 20 भेज दिए, फिर उन्होंने 100 कर दिया, फिर किसी ने एक छोटी झोपड़ी बना दी, फिर किसी ने एक झंडा गाड़ दिया, फिर किसी ने एक निशान लगा दिया, फिर किसी ने सीसीपी लिख दिया। यही होता है। फिर वहां एक छोटा गांव बना देंगे, फिर फौज आ जाएगी और फिर कहने लगे ये तो हमारा इलाका है, हमारे तो फला मैं न्यूज स्क्रिप्ट में लिखा है कि 1000 साल पहले फला साम्राज्य का यहां राज था, वो मैप पता नहीं कौन सा मैप निकाल के लाएंगे, कार्टोग्राफिक एग्रेशन करेंगे, ये हमारा इलाका हो गया। अब वो समय चला गया, भारत अपने जो राइटफुल क्लेम है उसको एक्सेस कर रहा है। भारत कह रहा है ये हमारा है तो हम लेंगे, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। इसलिए लगभग जो ये क्लेम है सुब्रमण्यम स्वामी और उनका कि भैया भारत ने जमीन खोदी, नहीं खोई, डिसएंगेजमेंट हुआ, भारत जहां था वहीं है। और ये अब जो आर्मी है जो उस जगह है, राहुल गांधी तो नहीं गए, सुब्रमण्यम स्वामी नहीं गए, जो अधिकारी, जो सेना का जवान या जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो ऑन द स्पॉट है, उनकी जवानी इस चीज को अब पुख्ता किया जा रहा है। अब तक सेना शायद उस तरीके से नहीं बोल रही थी, खुल के जवाब दिया गया। इसके अलावा भारत के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से आज एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि भैया 1000 किलोमीटर तो ठीक है, डन एंड डस्टेड हो गया, काम निपटा। अब जो हमारा 5180 किलोमीटर जगह है ना, शक्सगाम वैली, उसको भी हम अब क्लेम करेंगे। जिस तरीके से जो पीओजे है उसके अंदर जब ये इलाका चला जाता है, जिस तरीके से एक बार मैप पे समझ लेते हैं, जो ये हरा वाला पार्ट है ये पूरा पीओजे है जो पाकिस्तान ने क्लेम किया हुआ है, और जो रेड वाला पार्ट है इसे अक्सर हम अक्साई चीन कहते हैं। मुझे लगता है कि चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख इसको शायद कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, टर्मिनोलॉजी चेंज होनी चाहिए। तो उसमें जो ये डार्क स्पॉट दिखाई दे रहा है वो शक्सगाम वैली है। वो 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दी एज अ गिफ्ट, या कह सकते हैं एज अ ब्राइब कि भैया हमें बचा लो, शक्सगाम वैली हम तुम्हें दे देते हैं। क्योंकि चाइना ये चाहता था कि एक ऑल्टरनेटिव रूट, जो मलक्का स्ट्रेट के अलावा ऑल्टरनेटिव रूट है, वो यहां से जो ये सीपेक के माध्यम से पहले बलूचिस्तान, इसमें जो बाल्टिस्तान है उसमें से होकर पाकिस्तान और फिर साउथ में जाकर जो बलूचिस्तान वाला इलाका है वहां से वो सीपेक पूरा करता है। उसने तब सोचा था कि कभी ऐसा ऑल्टरनेटिव रास्ता बनाऊंगा, उसके लिए वो शक्सगाम वैली इसको दी गई।
और ध्यान दीजिएगा, जब भारत का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान में था स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में, कश्मीर को रिजॉल्व करने के लिए भारत चाहता था इस चीज को रिजॉल्व कर लिया जाए और सीरियसली गया था, उसी दौरान जब वहां पर वो प्रतिनिधिमंडल मौजूद है, उस दौरान पाकिस्तान ने ये जमीन चाइना को दे दी थी। यानी वो भी नहीं चाहते, चाइना भी नहीं चाहता, और जो इनके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले देश हैं वो भी नहीं चाहते कश्मीर सॉल्व हो। अगर ये नहीं होता तो शायद 63 या 64 के आसपास ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई होती, लेकिन नहीं, उसको तो लंबा खींचना था आपको, उसको तो एक तरीके से युद्ध स्थल में बनाना था ताकि आगे इसके ऊपर कमाई की जा सके, इसलिए सक्सगाम वैली दी गई। और कितनी महत्वपूर्ण है ये रास्ता है भारत के लिए भी सेंट्रल एशिया में जाने का। ये वो रास्ता है, ये पूरा का पूरा वो इलाका है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये वो इलाका है जो फ्रेश वाटर का एक बड़ा रिसोर्स है। इसलिए पाकिस्तान की भी नजर इस पे है, चाइना की भी। आपको लगता है जमीन के लिए है सारी लड़ाई? नहीं, ये लड़ाई वहां के उस फ्रेश वाटर के लिए है जिसको भारत अब धीरे धीरे वो टंकी बंद कर रहा है। पाकिस्तान की जो इंडस वाटर ट्रीटीज हुई है उसको जो एबियंस में डाला है, पाकिस्तान को यही डर था, इसलिए जम्मू कश्मीर चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पानी है वो यहां से आता है और चाइना को भी अपने फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए ये इलाका चाहिए। इसीलिए वो इस इलाके को, लद्दाख वाला पार्ट है और फिर ये सारा है, उसको क्लेम करता है। ये सारी लड़ाई यहां के पानी की और यहां के एक्सेस की। अगर यहां से आप ऊपर जाएंगे तो वखान कॉरिडोर आएगा और यहां से आप सेंट्रल एशिया और जाकर रशिया तक का कनेक्शन बनाते हैं। यही डर है उन वेस्टेड इंटरेस्ट वाली पार्टीज को, इसलिए इसे एक युद्ध स्थल में बनाए रखना चाहते हैं। और जिस तरीके से सक्सगाम वैली में चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लगभग 75 किलोमीटर की एक रोड बन चुकी है जो 10 मीटर वाइड है, ऑल वेदर रोड है। जब वो बन रही है तो भारत उसका विरोध कर रहा है। और जो अब इस पूरे इलाके में सक्सगाम वैली हो, ईस्टर्न लद्दाख हो, लद्दाख की साइड उधर वाला जो चाइना वाला हिस्सा है, जिस तरह का लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा है, भारत उसे मैच करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आज भी उनकी स्पीड भारत से 2 से 3 गुना ज्यादा है। और वो तब है जब भारत जबरदस्त स्पीड पर काम कर रहा है। लगभग 600 किलोमीटर की सड़कें बन चुकी हैं, 45 ब्रिजेस तैयार हुए हैं और अगले सीजन तक 31 ब्रिज और तैयार हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी चीन की रफ्तार उससे भी तेज है, क्योंकि अब ये वो जमाना नहीं रहा एक एंटनी वाला, अरे हम सड़क इसलिए नहीं बना रहे कि चाइना ना घुस जाए। अब चाइना को भी डर है कि भारत, अगर हम एस्केलेशन करते हैं, हम कुछ करते हैं यहां पर, तो भारत हमको मैच कर सकता है। और जब इंफ्रा नहीं था, भारत तब भी मैच कर पाया था। इसलिए वो अब अपनी स्पीड को और बढ़ा रहे हैं, हार्ड एंड शेल्टर्स बना रहे हैं, नए एयरफोर्स बेस बना रहे हैं। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड एपिसोड भी किया था। गांव बसाए जा रहे हैं, कैसे मजबूत किया जा रहा है चीजों को वहां पर, और भारत भी उसी स्पीड पर कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि चाइना ताइवान के ऊपर कुछ करेगा। ताइवान से ज्यादा इजी टारगेट चाइना को अरुणाचल लगता है, लद्दाख लगता है, क्योंकि वहां आपको अर्बन वॉरफेयर लड़नी पड़ेगी, आपको एम्फीबियस ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, वहां आप ट्रैप हो सकते हैं, ये खुले मैदान है, आप दूर से लड़ सकते हैं। तो आप ताइवान से पहले अगर कहीं में से एडवेंचर होने की संभावना है तो वो अरुणाचल है और वो लद्दाख है। इसलिए बहुत जरूरी है, और भारत ने जो मैसेज दिया है कि सक्सगाम वैली भारत की है और आपका अरेंजमेंट टेम्परेरी था, जब तक भारत पाकिस्तान का नहीं सुलझ जाता, या कहें भारत अपनी जगह नहीं ले लेता, भारत पाकिस्तान का क्या सुलझेगा, भारत को जो जगह चाहिए अपनी वापस लेंगे, तो ये राइटफुली आपकी नहीं है। ये मैसेज दे दिया, आप कितनी भी बड़ी ताकत हो, जमीन है तो लेंगे वापस। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से भारत रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिस तरीके से मोदी जवाब दे रहे हैं, जिस तरीके से हर कोई खुल के बता रहा है कि अब हमारा विजन क्या है। कहा था ना भारत ने कि इस बार करेंसी ऑफ विक्ट्री लैंड होगी, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से लेकर वेस्ट को भारत ये एहसास करा रहा है कि तुम्हें हमारी जरूरत है, और भारत इतनी हिम्मत दिखा पा रहा है अमेरिका को। मैं हिम्मत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग तो ये मानते हैं ना वेस्ट में अमेरिका इज सुपीरियर, कि नहीं करना हमें एफटीए, तो अमेरिका भी समझ रहा है कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, काम ट्विस्ट करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और बांग्लादेश का भी। पाकिस्तान का कैसे? पाकिस्तान की तरफ से जो जम्मू वाला इलाका है वहां पे ड्रोन स्पॉट किए गए, ड्रोन इंट्रूजन किया जा रहा है।
सर्वेलेंस किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है भारत का रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, भारत किस हद तक, किस थ्रेशोल्ड तक जाकर रिस्पॉन्ड करेगा। अभी यह भी क्लियर नहीं है कि यह करने का प्रयास क्यों किया गया, क्या सोच थी इसके पीछे। लेकिन मतलब एस्केलेटरी लेवल तो नहीं हुआ कि कोई वेपन ड्रॉप हुआ हो या कोई हमला किया हो, लेकिन जानबूझकर वो चेक किया जा रहा है कि भारत कोई जवाब दे, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स कैसे काम करेंगे। तो ये प्रयास है उस चीज को चेक करने के लिए। 3 जगह है, सांबा है, राजौरी है, पुंछ है, नौशेराई, जो पूरा का पूरा बेल्ट लगता है, इसमें ड्रोन स्पॉट किए गए, सैटेलाइट एक्टिविटीज हुई, उनको इंटरसेप्ट किया गया, वहां पे कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इंट्रूजन हुआ है, मैनुअल भी, ड्रोन के अलावा। और ये वो सारे ड्रोन हैं जो टर्किश मेड हैं, टर्की भी इसमें इन्वॉल्व होना चाह रहा है वापस से। और टर्की ने तो यहां तक कह दिया है कि अब हम पाकिस्तान में जो ड्रोन असेंबली है वो लगाएंगे, क्योंकि उसे पता है भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होनी है, पाकिस्तान मानेगा नहीं, पीछे से ट्रम्प चाबी भरेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा, भारत जवाब देगा, तो भैया यही तो मार्केट है अपना सामान बेचने के लिए, या पाकिस्तानियों की भाषा में कहूं मार्केट, तो वो भी लगा हुआ है। तो इसलिए जो हमारा वेस्टर्न फ्लैंक है उसको अब धीरे 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 एक्टिवेट कर रहे हैं। कह रहे हैं ना वो जैशे मोहम्मद वाला, हमारे पास तो 1000 से ज्यादा मानव बम है, कुछ भी हो जाएगा, कहीं भी चले जाएंगे। जानबूझ के बयान दिलाए जा रहे हैं, जानबूझ के ऑडियोज लीक कराए जा रहे हैं ताकि आप टेम्परेचर को हाई कर सके, भारत को मजबूर करें रिस्पॉन्ड करने के लिए। भारत नहीं करेगा तो इंटरनल डायनेमिक्स ऐसे होंगे, भारत की जनता कहेगी सरकार को क्यों नहीं कर रहे, वो तो ऐसे कह रहा है, वो वैसे कह रहा है, देखो ड्रोन आ गए, भारत ने कुछ नहीं किया। जो इंटरनल राजनीति है वो गरमाएगी, वो सरकार को एक्शन लेने के लिए करेगी। तो वो चेक करते हैं बार बार। वो सैफुल्ला कसूरी डिप्टी हेड है जो एलईटी का, वो कह रहा है कि भैया जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हो रहे हैं, बहुत बेहतर है, अब हम बांग्लादेश का भी इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिलाकर इधर हो या उधर, दोनों तरफ प्रयास है। अब बांग्लादेश की तरफ से कैसे हो रहा है, भारत का एक पोर्ट है म्यांमार के अंदर, सितवे, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है भारत का, यानी एजवाल से लेकर आप सीधे म्यांमार में जाएंगे और सितवे पोर्ट पे कनेक्ट हो जाएंगे, और वहां से रास्ता खुलता है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। आप उस बांग्लादेश को बाईपास कर देंगे, यानी आप अपने नॉर्थ ईस्ट को सीधा समुद्र का एक्सेस दे रहे हैं इस कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत। और जो ये सितवे पोर्ट पड़ता है, ये रखाइन कॉरिडोर में पड़ता है म्यांमार के ऊपर। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार है, उसके नीचे जाएंगे आप, सितवे पोर्ट पड़ेगा, सबसे लास्ट में आपको कोने में दिखाई दे रहा होगा, उसके नीचे एक चाइनीज पोर्ट है। तो ये एक्सेस देता है भारत के नॉर्थ ईस्ट को बे ऑफ बंगाल से। इस रखाइन कॉरिडोर में लगभग 17 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से लगभग 14 अराकान आर्मी के तहत आते हैं और 3 आते हैं जो वहां की मिलिट्री हुंटा है उसके अंदर। अब अराकान आर्मी को जबरदस्त इन्होंने दबा के रखा हुआ था। जो रोहिंग्या, वहां पे 3 एलिमेंट है, आप ये मानकर चलिए, एक हुंटा जो मिलिट्री है, दूसरी अराकान आर्मी, और तीसरी रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी, अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी, आरसा कहते हैं उसे। हुंटा अलग काम करती है, चाइनीज एक तरीके से कोलैबोरेशन है। जो आरसा है रोहिंग्या वाली, वो अमेरिकन बैक्ड है, और अराकान वाली मैं ज्यादा उस पर नहीं कहूंगा, लेकिन वो बुद्धिस्ट फोर्स है, अपने आप काम कर रही है। और धीरे धीरे जब वो इस पूरे एरिया को कब्जा कर रही है, रखाइन को, और वो ये कह रही है भारत को, आप अपना सीधे पोर्ट चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो चाइनीज पोर्ट है वो भी चलता रहे, कोई नहीं, अपना काम करो, हम कोई एंटी बिजनेस नहीं है। ये पसंद नहीं आया अमेरिका को कि सितवे पोर्ट कैसे चल सकता है भारत का। तो उन्होंने जो अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी है, जो रोहिंग्याओं की आर्मी है, उसे लगा दिया है इस अराकान आर्मी के खिलाफ, जो बुद्धिस्ट फोर्स है। और जो सितवे पोर्ट है उसे एक वॉर जोन में बदलने की प्रयास है कि भैया शांति से नहीं बैठने देना। जो भारत का सितवे पोर्ट है उसे भी खराब करो, जो नीचे चाइनीज पोर्ट है, लगभग $1 बिलियन का उनका इन्वेस्टमेंट है, इसको भी खराब करो। और भारत का जो एक क्रिटिकल पोर्ट है, जो बे ऑफ बंगाल में सीधा खुलता है, जिसका इस्तेमाल भारत में भविष्य के लिए, भविष्य में बहुत कुछ चीजों के लिए कर सकता है,
उसको एक वॉर जोन में बना दीजिए, भारत का इन्वेस्टमेंट यहां खराब कर दीजिए, और भारत का जो प्रभाव हो सकता है यहां से म्यांमार के अंदर, जो एक गोल्डन क्वाड्रिलेट ये बनाया हुआ है खास सामान उगाने के लिए, और मणिपुर में जाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसलिए अब बांग्लादेशियों के साथ मिलकर, पाकिस्तानियों के साथ मिलकर, रोहिंग्याओं के साथ मिलकर जो ये यूएस है, अब इस पूरे के पूरे पोर्ट को, इस एरिया को आने वाले समय में एक वॉर जोन बनाना चाहता है। वो अलग बात है, जब उन्होंने इनके ऊपर हमला किया और इन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो उनके 30 से ज्यादा लोग पकड़ लिए। 30 लोग तो हुंटा के ही पकड़े हैं, 52 लोग इन्होंने अराकान आर्मी जो ये रोहिंग्या वाली है उनके क्लेम कर रहे हैं, 50 से ज्यादा लोग। तो इनका भी जवाब बहुत जबरदस्त है। आप ये मानकर चलिए, इसलिए बता रहा हूं ये म्यांमार वाली कहानी, क्योंकि आने वाले समय में भारत का जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट है वो इन रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अमेरिकन बैग्ड जो पूरा का पूरा ग्रुप है, और अराकान आर्मी जो है, और हुंटा, इन 3 के बीच में फंसने वाला है। और वो चाहते हैं किसी भी तरीके से यहां से भारत और चाइना का जो प्रभुत्व है वो खत्म हो जाए, और सबसे पहले भारत। उसके बाद हम इसे वॉर जोन का इलाका बनाएंगे, खूब लड़ेंगे, टेस्ट करेंगे, हथियार भी टेस्ट करेंगे, सूंघने का सामान भी टेस्ट करेंगे, रेयर अर्थ भी यहां से निकालेंगे, और यहां बैठकर बे ऑफ बंगाल पे कब्जा भी करेंगे। इसलिए 3 चीजें बतानी जरूरी थी कि लेफ्ट फ्लैंक हो भारत का, राइट फ्लैंक हो भारत का, उन दोनों को एक्टिवेट करने का प्रयास है, और चाइना जिस तरह का प्रयास कर रहा है उसको भी भारत जवाब दे रहा है। इसलिए 3 खबरें बहुत महत्वपूर्ण थी, भारत के तीनों आसपास हुई, तो मुझे लगा कि एक ही वीडियो में क्लब कर देनी चाहिए। तो बहुत कुछ है जो भारत के आसपास चल रहा है, आने वाले समय में ये चीजें और एस्केलेट होंगी, किस स्पीड पे होंगी, कब होंगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये मानकर चलिए मिस एडवेंचर निश्चित तौर पर होगा, और जवाब उसी रिस्पॉन्स में, उसी इंटेंसिटी से दिया जाएगा, ये भी तय है। खैर, इन चीजों में और जो डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।